नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करते हैं 12 जनवरी 2023 के डेली फैक्ट्स के बारे में। और आपको बताते चलें कि डेली फैक्ट्स के साथ में हम जीएस जीके के पॉइंट की बात करते हैं, चाहे वो राजधानी की बात हो, मुद्रा नदी पार्क मानचित्र की बात हो, राष्ट्राध्यक्ष या राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, सीमाएँ हों, कोई सी देश की राष्ट्रीय पार्क है, तो इन सभी से संबंधित जो फैक्ट हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी संस्था खाद्य मूल्य सूचकांक PFPI प्रकाशित करती है? तो ये आपकी संस्था हुई जो करती है, इसका नाम है FAO, जिसको हिंदी में बोलते हैं खाद्य और कृषि संगठन और इंग्लिश में बोलते हैं फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये करती क्या है, ये अनाज, वनस्पति तेल, डेयरी, मांस, चीनी की जो मासिक कीमतें होती हैं उनके बारे में ये उनको ट्रैक करता है हर मासिक महीने के हिसाब से कि क्या इजाफा हो रहा है और क्या घट रहा है। और दिसंबर की अगर हम बात करें तो दिसंबर में जो FPI का औसत था वो 132.4 अंक रहा, जो पिछले दिसंबर की तुलना में 1% कम था। अब यहाँ बात आती है FAO की, तो FAO के बारे में हम जान लेते हैं। FAO जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो UNO का ऑर्गेनाइजेशन है, UN का, और जिसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 कनाडा में हुई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष है इस समय चू डोंग्यू। अब बात करते हैं FPI की। अब बात करते हैं FPI की। ये जो है खाद्य वस्तुओं की जो टोकरियां होती हैं या समूह हो या बास्केट हो, उनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन क्या होता है उनके बारे में ये बात करता है। और ये आधार वर्ष जो मानता है, तो 2014-16 को आदर्श मानकर प्रत्येक समूह के जो शेयर हैं उनके ऊपर केवल 5 कमोडिटी को लेकर के ये मूल्य के जो संकेतक हैं उनको जारी करता है। और वर्ष 1996 में वैश्विक कृषि कमोडिटी बाजार में विकास की निगरानी की मदद करने के लिए इसको सार्वजनिक रूप से इसको पेश किया गया था, इसको बनाया गया था, जो आपका खाद्य मूल्य सूचकांक है उसको। ये रहा इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किस संस्था ने पोर्टल पर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट एंड लेबोरेटरीज लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाता है BSI। BSI का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये है आपका, और ये काम क्या करता है, जितने सारे आपके जो खाने से संबंधित हैं या गहने कोई भी व्यापार होता है उसका एक स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, वो BSI जो है BIS ये रूल्स बनाता है उसके। और जो ये भारतीय मानक ब्यूरो है BIS, इसका 76वां जो संस्थापना दिवस अभी मनाया गया है। बात करते हैं इसके कुछ और फैक्ट के बारे में। तो इसमें हम देख लेते हैं कि औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं की मैपिंग के लिए इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। इसका पहले नाम था भारतीय मानक संस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी 1947 में, और स्थापना हुई थी भारतीय संसद के कानून के द्वारा 23 दिसंबर 1986 में। इसका जो था BIS नाम पड़ गया था, ठीक है। और पहले ये भारतीय मानक संस्थान इसका नाम था 1947 में। अब ये करता क्या है कि अब जो ये काम करता है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अभी हाल में कई और भी योजनाएं निकाली हैं, जैसे स्कूलों में मानक क्लब है, उनका मानक क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, जो खाना वगैरह बढ़ता है वहाँ पे। मानक राष्ट्रीय कार्य योजना में, और संशोधित भारतीय राष्ट्रीय भवन कोड, और भारतीय राष्ट्रीय विद्युत संहिता, ये कई योजनाएँ लॉन्च की हैं जो BIS के अंडर में होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं कुछ इसके बारे में और जानने के लिए। आप देखो, अगर अपने देश हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो मानकीकरण है, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके लिए 4 संस्थाएं बनाई गई हैं जो BIS के अंडर में है। पहला है जैसे ISI। ISI क्या करता है, ISI भारत औद्योगिक वस्तुओं को प्रमाणीकरण करता है कि ये ISI मार्क लगा हुआ है, तो उस पर लोगों को विश्वास होना चाहिए। बात होती है एक मार्क की, तो जितने भी कृषि उत्पादन होते हैं उनका जो व्यापार होता है, निरीक्षण होता है, वो BSI के द्वारा ही होता है, जिसमें एक मार्क लगाया जाता है। और जो हॉल मार्क होता है, जितने सारे सोने के आभूषण हैं उनको प्रमाणीकरण करने के लिए हॉल मार्क लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं BIS का लोगो होगा, सोना कितने कैरेट का है वो लिखा होगा, और हॉलमार्क सेंटर की पहचान क्या है वो तो ये हो गया आपका हॉलमार्क सेंटर की पहचान। ये हो गया जो ज्वेलर का कोड होता है, हर एक ज्वेलर का अलग अलग कोड होता है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं जिनके बारे में अगर पता हो, आप देख सकते हैं, तो हॉलमार्क की पहचान हो जाती है और सोने के जो आभूषण है वो प्रमाणित आभूषण होता है। ऐसे ही जितने सारे खाने के पैकेट होते हैं, जो पैकेजिंग आती हैं, उनका जो प्रमाणीकरण होता है वो देता है आपको FSSAI, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड
स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। तो ये आपके जो 4 प्रमाणीकरण वाले हैं वो ये हैं, एक ISSI हो गया, सॉरी एक ISI हो गया, और दूसरा एगमार्क हो गया, तीसरा हॉलमार्क हो गया, और फिर आपका आता है FSSAI। ठीक है, तो ये हो गया FSSAI लिखा हुआ यहाँ पे, FSSAI ये होगा। ठीक है, तो ये हो गए मानक जो BIS के अंडर में काम करते हैं और अलग अलग चीज़ों को मानकीकरण करते हैं उनका। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है? तो वो जीता है RRR ने, जिसका गाना है नाटू नाटू। इसकी वजह से इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता इन्होंने है। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 मार्च 2022 को। इसके निर्देशक हैं SS राजमौली और इसका बजट हुआ था 5.5 बिलियन INR इंडियन रुपीज़, और इसके निर्माता हैं DV धन्या। ये चीज़ थी। और बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में। तो गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड है वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड आपका हर साल दिया जाता है हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा, HFPA के द्वारा, जिसे हिंदी में कह सकते हैं हॉलीवुड विदेशी प्रेस संघ के द्वारा। होता क्या है ये मनोरंजन जगत में विशेष उपलब्धियों के लिए देसी विदेशी कलाकारों, फिल्मों को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित करते हैं। और जो पहला की हम बात करें कि पहला ये कब दिया गया था, तो पहला दिया गया था 1944 में लॉस एंजलिस में दिया गया था। और ये जो अवार्ड दिया गया है वो 80 नंबर का, ये 80वां जो है ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, और ये 10 जनवरी को आयोजित हुआ था। ठीक है, तो ये आयोजित हुआ था कैलिफोर्निया में, इस समय कैलिफोर्निया में हुआ था, और कैलिफोर्निया में ही इस मूवी को ये अवार्ड मिला है RRR को। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। ये है आपका नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम क्या है? इसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY, ये इसका नाम है। और ये योजना अभी लागू हुई थी, और उसका नाम जो है पहले ये था आपका एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना, इसे बाद में चेंज करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नाम दे दिया गया। अब इसमें है क्या, इसमें अंत्योदय अन्न योजना जो है और प्राथमिक घरेलू है, जो भी एक कार्ड धारक होते हैं इनको निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा, करीब 5 किलो के करीब। और इसका जो बजट है वो 80 करोड़ रुपए से है, जिसमें बहुत सारे 80 करोड़ से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे। और ये योजना जो है 1 जनवरी 2023 से शुरू हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों वो पुस्तक है रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। अब इसके जो लेखक हैं वो है सजीव सन्याल जी। प्रकाशित हुई है 10 जनवरी को। और इसमें जो देश की आज़ादी के लिए ज़्यादातर जो अहिंसक बातें की जाती हैं कि हाँ अहिंसा जो है वो प्रथम चीज़ थी हमें आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन इस मूवी में ये बताया गया है कि अहिंसा के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ थी जिस पर भी प्रकाश आपको डालना चाहिए। तो ये है आपका कि जो अदर स्टोरीज हैं जिससे हमें आज़ादी मिली, ये उस पर आधारित एक बुक है, और जिसके लेखक हैं संजीव सन्याल जी। ये आपकी बुक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कब से कब तक जो आपका ये स्वच्छता पखवाड़ा है, इसके तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। तो वो है 11 जनवरी से 17 जनवरी तक ये जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात सड़कों पर सुरक्षा की बात होती है इसमें, जो सार्वजनिक हित में हो, और ये जो है आम जनता के बीच सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता बढ़ाई जाए। सड़क पर चलते समय एक दूसरे की सुरक्षा हेतु अपनी जिम्मेदारी को समझा जाए। इन गतिविधियों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण समझने और उनके समाधान के उपायों से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। अब बात करते हैं हम भारतीय सड़कों के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो जो अगर हम सड़कों की बात करें तो भारत में जो सबसे अधिक सड़कें हैं वो कहाँ हैं, केरल में हैं। इसके बाद त्रिपुरा का नाम आता है, तो सबसे ऊपर हुआ केरल, और उसके बाद नाम आता है त्रिपुरा का। वर्तमान समय में भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है वो है NH-44, जिसकी लंबाई कितनी है 3745। भारत का सबसे जो छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है 47.8, जिसकी लंबाई है 6 किलोमीटर। NH-44 को उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहा जाता है, ये इसका उपनाम है। भारत में पूर्वी पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो गलियारे हैं, रास्ते हैं, वो एक दूसरे को झांसी में काटते। क्वेश्चन कई बार आया है। अगर बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की, तो वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 शहरों से होकर के गुजरती है, इनको शहरों को आपस में जोड़ती है। देश की सबसे लंबी सुरंग की बात करें, ऐसी कौन सड़क है जो लंबी सुरंग बनाती है, तो वो है नासरी सुरंग, ठीक है, जिसे वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी नाम दे दिया गया है। तो ये भी एक फैक्ट है आपको याद करने के लिए। अब बात करते हैं भारत में नेशनल हाईवे का नियंत्रण कौन करता है, तो वो करता है केंद्रीय लोक निर्माण के द्वारा।
और NH जो 15 है राजस्थान के मरुस्थल से होकर के गुजरता है। तो ये था कुछ छोटे छोटे पॉइंट सड़कों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन भारत में किस त्रासदी से संबंधित है? आप सभी जानते होंगे, तो ये है भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। लेकिन आज हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब ये केस हुआ था तो इसके ऊपर करीब 7,400 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था, जो अभी 30 साल बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनको 7,400 से ज़्यादा अमाउंट इनसे मांगा जा रहा है। तो इसमें इस कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगाई है और बोला कि हम इतना पैसा नहीं दे सकते। तो बस यही है कि 7,400 करोड़ से अधिक का भुगतान मांग रही है सरकार। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर ये चीज़ कही है कि 30 साल के बाद आप ये केस क्यों ओपन कर रहे हैं। तो करीब 7,400 का जुर्माना लगाया गया था और 7,844 जो है ये मांगा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि 30 साल के बाद आप इस केस को रीओपन कर रहे हैं। तो इसी केस में जो ये केस है वो भरकर सामने आ गया, जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब बात करते हैं कि त्रासदी के बारे में, कि त्रासदी में क्या हुआ था, क्यों हुआ था। तो त्रासदी भोपाल में हुई थी और ये हुई थी 3 दिसंबर 1989 को हुई थी। और जिसमें इस कंपनी ने यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, इसमें क्या था कि जो जहरीली गैस थी, जिसे MIC बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3NCO, तो ये जो था इसका रिसाव हो गया था, जिससे काफ़ी लोगों, जैसे 5,295 लोगों की मौत हो गई थी और बहुत सारे लोग इसमें घायल भी हुए थे और काफ़ी पशुधन और संपत्ति का नुकसान हुआ था, जिसकी की वजह से इसके ऊपर 7,400 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था, जो इस समय सरकार के द्वारा 7,844 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है। इसीलिए केस उभरकर सामने आ गया। इस भोपाल के त्रासदी में गैस का नाम आता है और ज़्यादातर कहाँ हुआ था, भोपाल में हुआ था। इसकी डेट कभी कभी आ जाती है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, क्योंकि ये जो चीज़ हुई थी कहाँ हुई थी, मध्य प्रदेश में हुई थी। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। ये मध्य प्रदेश की जो स्थापना है, अभी जो गैस है धीरे कहाँ थे, भोपाल में हुई थी। भोपाल पड़ता है मध्य प्रदेश में और ये हुई राजधानी मध्य प्रदेश की। और जो मध्य प्रदेश की जो स्थापना है, स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राज्यपाल इसलिए गंगू भाई पटेल हैं और मुख्यमंत्री वर्तमान में यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान है। 5 राज्यों से इसकी सीमा मिलती है, 5 राज्यों से। तो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। 12 राष्ट्रीय पार्क यहाँ पे हैं। पूरे देश में जितने भी राष्ट्रीय पार्क हैं, सबसे ज़्यादा जो पार्क है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये उनके नाम है कान्हा, माधव, बांधवगढ़, फॉसिल जीवाश्म, पेंच है, वन विहार है, पन्ना है और संजय है, सतपुड़ा, ओंकारेश्वर, डायनासोर, कूनो। ये राष्ट्रीय पार्क हैं यहाँ पे जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब इनके ये मैप में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इसके सराउंडिंग में ये आपका MP पड़ जाता है और यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश है, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पड़ता है गुजरात और ये आपका हो जाता है राजस्थान। तो इसके सराउंडिंग कंट्रीज हो गए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका है, पैगाह मकबरों की बहाली परियोजना किस देश के द्वारा समर्थित है? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने पैगाह मकबरों की जो बहाली है इसके बारे में बात की है और उन्होंने करीब 2,50,000 से ज़्यादा अमेरिकी डॉलर इन्होंने दिए हैं जो पैगंबर के जो पैगाह है उनके मकबरों के संरक्षण के लिए, और जो हैदराबाद में 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में बनवाए गए थे। अब इसके लिए जो इनका एक आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर है, AKTFC, ये इस परियोजना को लागू करेगा। और इसमें जो पैगाह है, पैगाह के बारे में कहा जाता है, जो पैगाह थे वो जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनकी सेवा में तत्पर रहते थे और उन्हीं की जो परिवार है, उन्हीं के परिवार से ये कब्रिस्तान जुड़ा हुआ है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये बना हुआ है चूने, मोर्टार और संगमरमर से बना हुआ है, और जिसमें इंडो इस्लामिक वास्तुकला, जिसमें आसफ जाही और राजपूताना शैली शामिल हैं, ये उनका एक बढ़िया नमूना बना हुआ है ये। और इसी में और जो ये पैगाह थे, पैगाह ने इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन अल खत्ताब के वंशज होने का दावा किया है। तो इसमें जो है पैगाह जो है ये एक मकबरे हैं और इनको सुरक्षा के लिए, इनके पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका ने बहुत सारा जो है 2,50,000 तक का अमाउंट जो दे रखा है, दिया है, अभी घोषणा की है इसके राजदूत ने भारत में आके। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कोई आपको किसी प्रकार का कोई कमेंट है तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।